नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने दहेज हत्या के आधारों को स्पष्ट किया। दूरसंचार विभाग के अनुसार वर्ष 2022 में महानगरों और कुछ चयनित शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। पश्चिम बंगाल के एक गैर सरकारी संगठन ने विदेशी अभिदाय अधिनियम 2010 के कुछ प्रावधानों को लेकर चिंता व्यक्त की है और भारत की आजीविका की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में। नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। इस संस्करण को स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक दिया गया है। इस संस्करण को नीति आयोग ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित किया है। चरण 4 स्वास्थ्य परिणामों पर कोविड-19 के प्रभावों को प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण ये है कि इस सूचकांक के अंतर्गत प्रदर्शन वर्ष 2018-19 के आधार वर्ष और वर्ष 2019-20 के संदर्भ वर्ष से संबंधित है। इसका उद्देश्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सूचकांक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों, अभिशासन व सूचना और प्रमुख इनपुट या प्रक्रियाओं के क्षेत्र के तहत कुल मिलाकर 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समेकित सूचकांक है। ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य परिणामों के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति में उनके वर्ष दर वर्ष वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग आधे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कुल समग्र सूचकांक स्कोर में आधे अंकों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इस सूचकांक में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। बड़े राज्यों के तहत समग्र प्रदर्शन में शीर्ष रैंक है केरल और तमिलनाडु का। वहीं वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन में शीर्ष रैंक है उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना का। छोटे राज्यों के तहत समग्र प्रदर्शन में शीर्ष रैंक है मिजोरम और त्रिपुरा का। वहीं छोटे राज्यों के तहत वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन में शीर्ष रैंक हासिल करने वाले राज्य हैं मिजोरम और मेघालय। और संघ राज्य क्षेत्र के तहत समग्र प्रदर्शन में शीर्ष रैंक हासिल की है दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव तथा चंडीगढ़ ने। वहीं वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन में शीर्ष रैंक हासिल करने वाले संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक महिला संबंधी मुद्दों पर आधारित है। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने दहेज हत्या के आधारों को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। दहेज हत्या की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि यदि वैवाहिक घर में मृत्यु से पहले वधू को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो उस मामले को दहेज मृत्यु के रूप में माना जा सकता है। दहेज मृत्यु के लिए कानून में हत्या शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में परिभाषित किया गया है। दहेज मृत्यु के मामले में इस धारा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के साथ पढ़ा जाता है। उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार उसकी मृत्यु से ठीक पहले का अर्थ है मृत्यु का समय निकट होने के दौरान अभियुक्त द्वारा की गई क्रूरता को सिद्ध करना होगा। साथ ही ये क्रूरता अभियुक्त की ओर से निरंतर रूप से की जानी चाहिए जिससे पीड़िता का जीवन दयनीय हो जाए, जो अंततः उसे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दे। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में दहेज मृत्यु के बारे में क्या क्या प्रावधान है। डाउरी, जिसे उत्तर भारत में दहेज कहा जाता है और दक्षिण भारत में स्त्री धनम के रूप में जाना जाता है, इसे 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि विवाह के संबंध में एक पक्ष या माता पिता द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज कहलाएगी। दहेज हत्या दीर्घकाल से चली आ रही एक व्यापक सामाजिक बुराई है। इसे भारतीय दंड संहिता में वर्ष 1986 में एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट भारत में अपराध वर्ष 2020 के अनुसार संपूर्ण भारत में दहेज हत्या के 6,966 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही से जुड़े लगभग 10,366 मामले दर्ज किए गए थे। दहेज हत्या के अलावा क्रूरता और घरेलू हिंसा अन्य सामान्य प्रकार के दहेज संबंधी अपराध हैं।
अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। दूरसंचार विभाग के अनुसार वर्ष 2022 में महानगरों और कुछ चयनित शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। एक विज्ञप्ति में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इस बात का उल्लेख किया है कि वर्ष 2022 में भारत के 13 चयनित शहरों में 5वीं पीढ़ी यानी 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन शहरों में शामिल है गुरुग्राम, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली। 5G यानी 5वीं पीढ़ी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है। इसे 3 महत्वपूर्ण स्तरों में विभाजित किया गया है: लो बैंड स्पेक्ट्रम, मिड बैंड स्पेक्ट्रम और हाई बैंड स्पेक्ट्रम। लो बैंड स्पेक्ट्रम 1 गीगाहर्ट्ज से कम के किसी भी स्पेक्ट्रम को कवर करेगा। इसने इंटरनेट स्पीड और डेटा एक्सचेंज की कवरेज के मामले में बेहतर संभावनाएं प्रदर्शित की हैं। हालांकि अधिकतम स्पीड 100 Mbps तक सीमित है। दूसरा है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज की सीमा के बीच होता है। ये लो बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है, लेकिन कवरेज क्षेत्र और सिग्नल्स की पहुंच के मामले में इसकी कुछ सीमाएं हैं। और तीसरा है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम चार्ट पर 24 गीगाहर्ट्ज बैंड और उच्चतर आवृत्ति सीमा में उपलब्ध है। हाई बैंड स्पेक्ट्रम तीनों बैंड्स में उच्चतम गति प्रदान करता है, लेकिन इसमें अत्यंत सीमित कवरेज और सिग्नल पहुंच है। 5G के हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps जितनी अधिक होने का परीक्षण किया गया है। आइए अब जानते हैं भारतीय दूरसंचार परिदृश्य 2021 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्राहकों के आधार पर टेलीफोन सब्सक्रिप्शंस की, जिसका वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ा सितंबर 2021 तक का है। इसके मुताबिक कुल टेलीफोन सब्सक्रिप्शन 118.9 करोड़ है। टेलीफोन घनत्व 86.89% है। मोबाइल कनेक्शन 116.597 करोड़ है। वहीं शहरी टेलीफोन्स की संख्या 66 करोड़ है और ग्रामीण टेलीफोन 53 करोड़ है। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें तो जून 2021 तक इंटरनेट कनेक्शन 83.37 करोड़ है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन 79 करोड़ है। प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक औसत मासिक डेटा खपत 14 GB है। वहीं बुनियादी ढांचे और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो मोबाइल टावर 6.6 लाख हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1,55,353 करोड़ है, जो वर्ष 2014 से वर्ष 2021 के दौरान निवेश किया गया। अगली खबर गैर सरकारी संगठनों के विदेशी धन से जुड़े मामलों में FCRA के प्रावधानों से जुड़ी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक गैर सरकारी संगठन ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम यानी FCRA 2010 के कुछ प्रावधानों के तहत उसके वित्त पोषण को निलंबित करने पर चिंता व्यक्त की है। FCRA 2010 के तहत प्रयोग किए जाने वाले प्रावधान गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। FCRA की धारा 13 के अनुसार FCRA प्रमाण पत्र को 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए लंबित किया जा सकता है। निलंबन की अवधि के दौरान कोई विदेशी अभिदाय या अंशदान प्राप्त नहीं किया जाएगा। वहीं अधिनियम की धारा 14D में ये प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के किसी भी नियम का या प्रावधान का उल्लंघन करने पर FCRA प्रमाण पत्र, जो कि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए जरूरी है, इसको रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि धारा 13 और धारा 14D दोनों का उपयोग धार्मिक परिवर्तन या धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों के लिए कई बार लागू किया गया है। आइए अब जानते हैं भारत में NGOs के विनियमन के संबंध में क्या क्या प्रावधान हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी FEMA 1999 के तहत कुछ NGOs पंजीकृत हैं और भारत में विभिन्न संगठनों को विदेशी धन का वितरण जारी रखते हैं। FCRA संशोधन 2020 के तहत नए नियमों में गैर सरकारी संगठनों के विनियमन के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि एक NGO से दूसरे NGO में फंड ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है। विदेशी निधियों के माध्यम से प्रशासनिक खर्च को 50% से घटाकर 20% किया गया है। पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है। नियम 9 की प्रविष्टि विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए की गई है। नीति आयोग भारत सरकार से धन की मांग करने वाले गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण और मान्यता के लिए नोडल एजेंसी है। भारत की आजीविका की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। ये रिपोर्ट एक राष्ट्रीय आजीविका समर्थक संगठन एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में केवल किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs का विश्लेषण किया गया है। किसान उत्पादक संगठन उचित एवं बेहतर आय की प्राप्ति के लिए व्यापक किफायत के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण इनपुट, प्रौद्योगिकी ऋण
और उन्नत विपणन विकल्पों तक बेहतर पहुंच के लिए किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत प्रोत्साहन के लिए मात्र 1 से 5% किसान उत्पादक संगठनों को ही वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। साथ ही इक्विटी ग्रांट स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कुल पंजीकृत FPO में से केवल 5% ही अनुदान प्राप्त कर पाए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत FPOs संगठनों का एक विशाल समूह बनाते हैं, जबकि सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत FPOs की संख्या बेहद कम है। और आइए अब आपको बताते हैं किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में। वर्ष 2013 में FPOs को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई थी। इसके अलावा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्धन वर्ष 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। प्रारंभिक चरण के FPOs को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिए नाबार्ड ने प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉर्पस यानी प्रोड्यूस फंड स्थापित किया गया है। FPO एक प्रकार का उत्पादक संगठन है जिनमें सदस्य के रूप में किसान शामिल होते हैं। ये संगठन कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 9A के तहत या सहकारी समिति अधिनियम के तहत निगमित या पंजीकृत होते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी एक रिपोर्ट में वर्ष 2022 तक 7,000 FPOs के गठन की सिफारिश की गई है। केंद्रीय बजट 2019-20 में अगले 5 वर्षों में 10,000 नए FPOs गठित करने की घोषणा की गई थी। आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष शिक्षा और दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को रूपांतरित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। RCI संसद द्वारा अधिनियमित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य या कार्य विशेष शिक्षा तथा दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण करना, विनियमन और निगरानी करना होगा। LGBTQIA+ समुदायों के लिए शब्दावली। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को LGBTQIA+ समुदाय सदस्यों को संबोधित करने के लिए एक संभावित शब्दावली तैयार करने का सुझाव दिया है, जिसका संक्षिप्त नाम है LGBTQIA+। इसमें लेस्बियन, समलैंगिक, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर यानी क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स, असेक्सुअल और एजेंडर शामिल हैं। LGBTQIA+ समुदाय ने उन्हें परिभाषित करने के लिए जिन पदों और परिभाषाओं का इस्तेमाल किया है वे अब भी विकसित हो रही हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्दिष्ट लिंग से सुमेलित नहीं है। हालांकि ये तर्क दिया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति संपूर्ण LGBTQIA+ समुदाय का केवल एक अंश है। अगली खबर है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड्स रिसीट्स अब प्रतिभूतियों के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 के तहत इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी EGR को प्रतिभूति के रूप में निर्दिष्ट किया है। EGR एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद है जिसे विनियमों के अनुसार अंतर्निहित भौतिक स्वर्ण के जमा के आधार पर जारी किया जाता है। शेयरों की तरह EGRs भी अब डीमेट के रूप में रखे जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इन्हें भौतिक स्वर्ण में बदला जा सकता है। EGR में एक अलग खंड के तहत EGR के व्यापार को सक्षम करने वाले व्यापार, समाशोधन और निपटान सुविधाएं होंगी। अंततः ये एक स्वर्ण विनिमय बाजार स्थापित करने की दिशा में आगे की ओर एक कदम होगा। सोया मील। हाल ही में सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 30 जून 2022 तक सोया मील को एक आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित किया है। सोया मील या सोयाबीन मील सोयाबीन तेल के निष्कर्षण से प्राप्त होने वाला एक बाई प्रोडक्ट है। इसे आमतौर पर कृषि में उपयोग होने वाले पशुओं को खिलाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन पूरक खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 44 से 48% तक होती है। सोया मील की बढ़ती घरेलू कीमतों के साथ इसे एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने से केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने तथा भंडारण सीमा लागू करने में मदद मिलेगी।
आंध्र प्रदेश में दुर्लभ काले पाषाण पर निर्मित चित्र पाए गए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की 2 गुफाओं में महापाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र मिले हैं। ये पाषाण कलाएं काले, लाल और सफेद रंगों के साथ साथ अलग अलग आकार के पात्रों या प्यालों के रूप में पाई गई हैं। ये प्रागैतिहासिक कलाएं नीस युक्त ग्रेनाइट चट्टानों पर बनाई गई हैं। अधिकांश चित्र मानव आकृतियों या छड़ीनुमा आकृतियों से संबंधित हैं। दूसरे आश्रय में शैलाश्रय की छत पर लाल और सफेद रंग से बने चित्रों में मनुष्यों के साथ घोड़ों, हिरन और एक ऊंचे कुबड़ वाले बैल को दर्शाया गया है। इन गुफाओं को स्थानीय रूप से येदुर लागई, सिद्धू लगई और गुर्राल पदाह के नाम से जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रही नदी के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में कई नदियों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें सबसे पहली नदी है गिरि नदी। इस पर रेणुका जी बांध परियोजना का शिलान्यास किया गया। ये यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरि नदी जुब्बल की पहाड़ियों से निकलती है। ये मोहकमपुर के नीचे पोंटा में यमुना के प्रवाह में शामिल होने से पहले शिमला हिल्स सहित दक्षिण पूर्वी हिमाचल से बहती है। दूसरी है सतलुज नदी। इस पर लुहरी जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया। सतलुज नदी राकसताल से निकलती है। ये तिब्बत में मानसरोवर द्वारा पोषित है। राकसताल से निकलते हुए सतलुज नदी शिवकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। ये पाकिस्तान में सिंधु में विलीन हो जाती है। सतलुज पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है। और तीसरी नदी है ब्यास नदी। इस पर धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है। हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास से उद्गम के बाद ब्यास पंजाब के हरिके में सतलुज से मिलती है। ब्यास नदी पर पोंग बांध झील एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थल है। और अगली है पब्बर नदी। यहाँ सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है। ये चंद्रनाहन हिमनद से निकलती है। ये टोंस नदी की एक सहायक नदी है जो कि आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। सोमालिया। हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति ने अपने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है। इस कदम से देश में तनाव बढ़ने की संभावना है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। ये अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप पर पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है। भूमध्य रेखा दक्षिणी सोमालिया से होकर गुजरती है। इसके उत्तर में अदन की खाड़ी और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। ये जिबूती, इथियोपिया और केन्या के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। ये मेज के आकार की भौगोलिक अवस्थिति वाला राष्ट्र है। केवल जुब्बा और शबेले सोमालिया की 12मासी नदियां हैं। करकार पर्वत इसकी मुख्य पर्वत श्रृंखला है और माउंट शिम्बिरिस इसका सर्वोच्च शिखर है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। इस अपील के साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।